हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं गोलकुंडा के ब्लू हीरे के बारे में। इसकी नीलामी होने वाली है और जो है बहुत महंगा बिकने वाला है। लगभग जो है बोला जा रहा है कि 35 से लेकर 50 मिलियन डॉलर, 200 250 से 300 करोड़ रुपए का ये हीरा बिकने वाला। और है कहाँ का? भारत का, गोलकुंडा से बिलोंग करता है। देखो लिखा है जिनेवा में नीलामी होने वाली है। भारत के गोलकुंडे की ब्लू हीरा नाम रखा गया क्योंकि ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के माध्यम से इस हीरे की खासियत देखेंगे। और है हीरा भारत का, तो इसकी नीलामी जिनेवा में क्यों हो रही है। इसके अलावा हम यहाँ पर यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत सरकार को प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमारा कोई ऐतिहासिक कोई सामान है विदेशों में जो है नीलाम हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि नीलाम करने वाली संस्थाएं ओरिजिनल ऑनर से या जहाँ से वो बिलोंग करता है उसकी परमिशन भी नहीं लेती हैं। तो ये क्या सही है या गलत है, ये सारा हम देखेंगे। और जो ये हीरा है किस राजा रजवाड़े का था या किस खानदान से बिलोंग करता है वो भी हम यहाँ पर बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। यह हीरा लगभग 80 वर्षों बाद जो है सार्वजनिक रूप से नीलाम होने जा रहा है। भारतीय शाही विरासत, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर को यह व्यक्त करता है। भारतीय मतलब देखो, इसके अलावा जो है राजशाही की विलासिता को भी बता रहा है कि पहले के राजा रजवाड़े इतना महंगा, इस हीरे को बहुत बार डिजाइन किया गया है। कोई और खरीद के जो मतलब फॉरेनर था जो हीरो को तराशता है वो खरीदता था, डिजाइन बनाता था, राजा जी जाते थे खरीद के ले आते थे। फिर कुछ टाइम बाद जो है वो राजा जी से खरीदता था, डिजाइन बदलता था, फिर से पैसे महंगे करके फिर से बेचता था। एक ही चीज़ है वो घूम रही थी और उसी को फिर से बेचा जा रहा है। तो क्या है, अब पहले इसकी स्पेशलिटी देखते हैं कि क्या क्या खासियत है इस हीरे की। तो गोलकुंडा ब्लू डायमंड नाम इसका यही है। ठीक है, नाम याद रखना है आपको। वजन है 23.24 कैरेट, गहरा नीला है, अत्यंत दुर्लभ है, टाइप सेकंड भी हीरा। ठीक है, डिजाइनर है प्रसिद्ध पेरिस के ज्वेलरी डिजाइनर जार द्वारा अंगूठी में यह जड़ा गया है। ठीक है, देखो ये रहा, अगर साफ दिख रहा है तो कुछ इस प्रकार का है। नीलामी 14 मई को जो है व्यक्ति हुई तब तय हुई है। ठीक है, हो गई होगी सारे अभी तक। जेनेवा क्रिस्टलीस नीलामी घर में नीलामी होने वाली है। अनुमानित मूल्य की, सॉरी मैंने कम बताया था, माफ करना, यहाँ पर 300 से लेकर 430 करोड़, 35 से, हाँ ये सही था हमारा, 35 से 50 मिलियन डॉलर या 300 से 450 करोड़ का हीरा जो हमारे राजा जी छोड़कर गए थे वो वहाँ पे नीलाम हो रहा है। पैसे कोई और मतलब कमाएगा। अब बात करते हैं ऐतिहासिक की, कहाँ से जुड़ा हुआ है। यह हीरा महाराज यशवंत राव होलकर जो सेकंड है इंदौर के पास के, उनका था। इन्होंने जो है 1920 से 1930 के दशक में अत्याधुनिक जीवन शैली, कला और फैशन में रुचि दिखाई थी। इसी के लिए प्रसिद्ध है, अपनी जीवन शैली के लिए ही प्रसिद्ध है। यह जो है हीरा उनके पिता ने जो है पेरिस के प्रसिद्ध जौहरी चॉमेट से खरीदा था और 1923 में एक ब्रेसलेट में जड़वाया था। व्यक्ति जो है इनके पिताजी ने 1923 में खरीदा और जो है पेरिस के जौहरी थे उनसे जो है अपने ब्रेसलेट में जड़वाया। ठीक है, महारानी और चित्रकार, देखो ये दिख रहे हैं ना आपको, इन्होंने गले में पहन भी रखा। यह हीरा इंदौर की महारानी द्वारा पहना भी गया था। ठीक है, ब्रेसलेट के अलावा जो है इन्होंने क्या किया, बाद में जो है नेकलेस में हर जगह घूमा है। ये प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार बर्नार्ड बूते ने मोनवेल की उनकी पेंटिंग बनाई जिसमें यह हीरा यहाँ पर दिखाया भी गया था। ठीक है, पेंटिंग्स वगैरह में भी देखने को आपको यह हीरा मिल जाएगा। बाद की कहानी देखो, 23 से आते हैं 33 में। 1933 में यशवंत राव ने माउबोशन को आधिकारिक जौहरी बनाया अपना और हीरे को नई डिजाइन में ढालने का यहाँ पर जो है आदेश दिया। 1947 से लेकर 46 से 47 में क्या हुआ, किंग ऑफ डायमंड्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है हैरी विंस्टन ने इसे खरीदा और ब्रोच के रूप में बना दिया। ब्रोच मतलब समझते हैं जो यहाँ पर जो है लगाया जाता है। ठीक है, देखो फिर से बदल गया डिजाइन, इसका घूम रहा है ना तब से। बाद में ये बड़ौदा के महाराजा के पास गया, फिर से हैरी विंस्टन के पास लौटा और उन्होंने इसे दोबारा डिजाइन करके फिर से बेच दिया। एक ही हीरा है और व्यक्ति के पास घूम घूम के जा रहा है और उसको बार बार बेचा जा रहा है। भारत का जो है रत्नों का इतिहास अगर देखें हम तो कोहिनूर का हीरा तो आपने पढ़ ही रखा है। इसके अलावा बहुत सारे, देखो गोलकुंडा खदान है, कोहिनूर का हीरा जो है वो भी इसी प्रकार का हीरा है, यहीं से बिलोंग करता था। जो बात देखो, कोहिनूर हो गया, होप डायमंड हो गया, प्रिंसी जैसे अन्य ऐतिहासिक हीरे सारे गोलकुंडा के खदानों से ही निकले हैं। शाही परिवारों की कला व संस्कृति में भूमिका रही है। तो पहले के जो राजा रजवाड़े थे, होलकर वंश की खासकर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा चित्रकला, कला और जो है फैशन वगैरह में इंटरेस्ट लेते थे और यूरोपीय डिजाइनर्स से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे और उनसे संपर्क बना के रखते थे। तो कपड़े वगैरह डिज़ाइन कराना, अपने ज्वेलरीज डिज़ाइन करवाना, ये सारे शौक थे जिसकी वजह से हम इनके बारे में आज पढ़ रहे हैं।
कई लोग बोलते हैं शौक बड़ी चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, ज़िंदगी बर्बाद है। देखो इतने सालों बाद भी हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, के शौक थे उनको ये सारे, और जो है अपने कपड़ों की वजह से ही फेमस हो गए हैं, ज्वेलरी की वजह से ही फेमस हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नीलामी और सांस्कृतिक पुनः प्राप्ति, बार बार नीलामी होती है इनकी, जो है फिर से जो है यहाँ पर आती हैं। सांस्कृतिक वस्तुओं की नीलामी बनाम संरक्षण का मुद्दा है कि हमारी जो है हजारों या सैकड़ों साल पुरानी चीज विदेशों में कैसे नीलाम हो रही है, इस पर जो है यहाँ पर प्रश्न उठाए जाते हैं। साथ में जो है सांस्कृतिक विरासत और नैतिकता का भी यहाँ पर जो है मुद्दा हो जाता है कि निजी संग्रह बनाम सार्वजनिक धरोहर। मतलब वो अगर हीरा किसी राजा रजवाड़े का है, मतलब चलो हीरा नहीं है, कोई और चीज है, तो वो सार्वजनिक धरोहर होनी चाहिए। हीरे को तो आप सार्वजनिक रूप से धरोहर नहीं करेंगे, वरना कोई उठा ले जाएगा। तो सार्वजनिक धरोहर वाली चीजें जो है किसी निजी व्यक्ति के पास क्यों होनी चाहिए? क्या हमारे पास कोई नियम कानून ऐसे नहीं होने चाहिए जो इस चीज को रोके या मना करे? ठीक है, अब आप बात करते हैं जो है विश्व परिप्रेक्ष्य से प्रमुख बिंदु, तो सांस्कृतिक, कूटनीतिक और पुनर्प्राप्ति। कोहिनूर हीरे के लिए हमने कितनी लड़ाई लड़ी है कि हमें वापस चाहिए, ऐसा वैसा, ये सारा हम लगातार पढ़ते हैं। प्रश्न यही उठता है कि क्या भारत को अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी का प्रयास नहीं करना चाहिए? तो करते हैं, लेकिन प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन शायद इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हमें पता है कोहिनूर हीरा का मुद्दा, ग्रीस के एल्गिन मार्बल्स, नाइजीरिया के बेबिन ब्रांज की तरह वैश्विक बहस का हिस्सा अभी भी बने हुए हैं। यूनेस्को और द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से अपनी धरोहर की वापसी के प्रयास का मौका हमें जो है मिलना चाहिए या मिलता है, फिर भी हम कितना प्रयास कर रहे हैं वो हमें ऑलरेडी पता है। वैश्विक कला बाजार और धरोहर का व्यवसायीकरण यहाँ पर किया जा रहा है। अब इतने महंगे दामों पर जो है चीज़ें बेची जा रही है क्योंकि वो धरोहर है। तो प्रश्न यही है कि धरोहर को क्या बेचना चाहिए या धरोहर को संरक्षित करके म्यूजियम में रखना चाहिए, जहां पर जो है आम लोग आए और उसको देख पाए। सवाल यही उठ रहा है कि क्या सांस्कृतिक धरोहरों को बेचकर लाभ कमाना नैतिक चीज है या नैतिक चीज नहीं है। अब आते हैं जो महाराजा जी के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनका ये था, जिन्होंने ये सारा जो हीरे का यहाँ से वहाँ जो खेल शुरू किया था, उनके बारे में पढ़ते हैं, जिनकी वजह से ये चर्चा में आया है। तो नाम क्या है? महाराजा यशवंतराव होलकर। सेकंड है, शायद याद रखिएगा। 1908 से लेकर के 1961 तक जो है इनका जीवन काल रहा है। पूर्ण नाम है यशवंतराव होलकर द्वितीय। राज जो है इंदौर रियासत के जो है महाराजा थे, होलकर वंश से बिलोंग करते थे। कार्यकाल 1926 से लेकर जो है 1948 तक है। वहाँ जो है वो जीवन हुआ, तब 1908 में जन्म हुआ है, जन्म होते ही राजा नहीं बनेंगे ना। 1926 में गद्दी में बैठे हैं और 1948 तक जो है शासन किया है इन्होंने। बाद का समय जो है अपने बच्चों को दे दिया होगा, जो भी है। शाही विलासिता के प्रतीक के रूप में इनको माना जाता है। इतना महंगा हीरा होगा किसी के पास तो जाहिर सी बात है। अत्यंत आधुनिक जीवन शैली थी। अंतर्राष्ट्रीय फैशन व कला के फैन थे। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क की उच्च वर्गीय सामाजिक मंडलियों से जुड़े हुए थे, मतलब जो है हाई सोसाइटी के मेंबर रहे हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क थे उनके। देखो फ्रांस हो गया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ये जो है जगह जाकर अपना समय बिताते थे, भारत में नहीं रहते थे। यूरोपियन जौहरियों व चित्रकारियों से संपर्क था। देख रहे हैं ना, हीरा यहाँ का था और बार बार जो है वहाँ यूरोप पे जाकर उस जौहरी को पकड़ पकड़ के जो है इसको डिज़ाइन करवा रहे हैं। क्या भारत में जौहरी नहीं रहे होंगे? अगर वो उस हीरे की डिज़ाइन और जो भी है अपने राज्य में किसी जौहरी से करवाई होती तो शायद वो यहीं होता। वहाँ तक पहुँचा कैसे? तो यहाँ पर इनका क्या शौक था कि यूरोपियन जौहरियों से जो है अपनी चीज़ों को जो है चित्रकारों को से या फिर जो है जौहरियों से चीज़ों को डिज़ाइन करवाने या जो है मॉडिफाई करने के शौकीन थे। कला प्रेमी और संरक्षक भी रहे हैं ये। मशहूर फ्रांसीसी चित्रकार बर्नार्ड बूते दे मोनवेल ने महारानी और उनके गहनों की पोर्ट्रेट बनाई थी। हमने देखा अपनी ही जो है महारानी की पोर्ट्रेट बनवाई थी। भारतीय पश्चिमी कला का संगम इनको माना जाता है। जीवन शैली में स्पष्ट दिखाई देता, हमें दिखाई दे रहा है कि ये राजा जी जो है पश्चिमी सभ्यता के शौकीन थे और उसको जो है मिला भी रहे थे काफ़ी हद तक भारतीय संस्कृति में। गोलकुंडा का ब्लू हीरा संबंध की बात करें कि इनका संबंध कैसे जुड़ा, तो हमने देखा है ये दुर्लभ हीरा उनके पास था। बाद में कई अंतर्राष्ट्रीय जौहरियों ने फिर से डिजाइन किया और जो है इसको बार बार बेचा गया है। भारत की रियासत के विलय के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं 1946। देखा हमने यहाँ पर, देखो 1946 तक जो है इनका जो है यहाँ पर 48 तक जो है शासन काल रहा है। और 48 के बाद क्या हुआ हमें पता है, हम आज़ाद हो गए तो राजा रजवाड़ों की चीज़ें जो है गड़बड़ हो गए। 1948 में इंदौर रियासत का भारत में विलय हो गया। महाराजा ने उसके बाद शाही उपाधि छोड़ दी थी।
निजी जीवन में विदेश में निवास किया, विदेशों के शौकीन थे, वहीं चले गए वो। 5 दिसंबर जो है 1961 को जो है इनका निधन हो गया। तो याद रखना है कि विलय के बाद जो है भारत में नहीं रुके, ये जो है विदेश में ही चले गए थे। अब विशेषता की बात करें तो यशवंतराव होलकर जी के बारे में, आधुनिक महाराजा के रूप में इनको जाना जाता है। राजसी वैभव और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, ये सारे जो है इनके शौक वगैरह रहे। पश्चिमीकरण के जो है शौकीन थे या पश्चिमी सभ्यता को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, जिनके पास यह हीरा रहा है। और इन्हीं की वजह से बार बार जो है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग जौहरियों के पास पहुंचा है। ठीक है, ये छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा और जो है कुछ फैक्ट्स वगैरह या कुछ पॉइंट्स वगैरह आपको यहाँ से जानने में जो है मिले होंगे। तो क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे समय पर आपको मिलते रहें। अच्छे से पढ़ना है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।